तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल कॉमर्स गुरुकुल में। और आज मैं आपको बैंकिंग सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसमें कि आपको बैंक संबंधी सभी कार्यों को और बैंक की उत्पत्ति और बैंक के कार्य और इसी प्रकार की कई जानकारियां आपको मिलेंगी। पिछला टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि बही खाता एवं लेखा शास्त्र मतलब कि अकाउंटेंसी का क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा होगा। और इस बार बोर्ड में बैंकिंग और बीओ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों के मार्क्स काफ़ी कम आए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसकी जो तैयारी है वो पहले से स्टार्ट कर दी जाए और ताकि जो है हमें अच्छे से अच्छी नॉलेज मिल सके और अच्छे से अच्छा हम उसको पढ़ सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर कमेंट करते रहें। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम एक पूरा चैप्टर उठाए हैं और चैप्टर से पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल है, कुछ लिखना नहीं है इसमें। जो पॉइंट लिखने वाला होगा मैं आपको यहाँ पर लिख के बता दूंगा और नोट्स भी कैसे बनाने हैं ये मैं 2-3 चैप्टर आपको जब पढ़ा दूंगा उसके बाद इसके बारे में भी मैं बता दूंगा। ठीक है, देखिए क्या होता है कि आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ठीक है, टीचर रीडिंग करवा देता है और डिस्कस कर देता है और आप क्या करते हैं कि आपको समझा दिया जाता है और फिर उसके बाद वही चैप्टर आपको दोबारा पढ़ना है। तो आप उसको दोबारा कैसे पढ़ेंगे? दोबारा तो टीचर रीडिंग करवाएगा नहीं, लेकिन ये सुविधा जो है हम आपको ऑनलाइन में कर दे रहे हैं ताकि जो है आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं, जितनी बार आपको देखना है आप उतनी बार देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए क्या है, बैंक उत्पत्ति विकास संगठन परिभाषा कार्य एवं महत्व। ठीक है, तो ये क्या है और बैंक क्या है? सबसे पहली बात तो ये हम देखेंगे बैंक क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा बुक का सहारा लेना पड़ेगा कि बुक में क्या दिया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, वर्तमान समय में प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों का अत्यधिक महत्व है। अर्थात किसी भी देश की आर्थिक, व्यापारिक, औद्योगिक तथा सामाजिक उन्नति बहुत कुछ अंशों पर तब तक उस देश के विकास के उन्नत एवं कार्य प्रणाली पर निर्भर करती है। प्रत्येक नागरिक को बैंक के विषय में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। देखिए बैंक जो है वो किसी भी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको शो करता है। ठीक है, जैसे कि आपका बैंक बैलेंस आपकी आर्थिक स्थिति को शो करता है। ठीक है, किसी कंपनी का बैंक बैलेंस उस कंपनी की आर्थिक स्थिति को शो करता है कि कैसे कितनी संपत्ति है और कितना वो लॉस में चल रहा है, कितना वो प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, तो बैंक एक इस चीज को, इस स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, फिर बोला है बैंक की उत्पत्ति। देखिए ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। बैंक की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति क्या होती है? उत्पत्ति में आपको पढ़ना है, देखिए बैंकिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली में हुआ, जबकि सन 1171 में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई। इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इटली को आर्थिक संकट से उबारने के लिए धन एकत्रित करना था। अतः सरकार ने देश के प्रत्येक नागरिक से उसकी संपत्ति का 1% जो है भाग वो उधार के तौर पर मांगा और क्या बोला कि इस पर जो है 4% प्रति वर्ष जो है वो क्या देगी, ब्याज भी देगी। ठीक है, और इस प्रकार सरकार ने बड़ी मात्रा में धन एकत्रित करने में सफलता प्राप्त की। मुद्रा के इतने अधिक मात्रा को संचित हो जाने के कारण इसे इटालियन भाषा में मोंटे शब्द से नवाजा जाने लगा। मोंटे कौन सा हो जाएगा? MONTEY। मोंटे शब्द से इसको नवाजा जाने लगा, मतलब बोला जाने लगा कि क्या होता है ये। ठीक है, जिसका आर्थिक जो शाब्दिक अर्थ अगर हम इसको कहें तो इसका मतलब क्या होता है? पहाड़। क्या होता है? पहाड़। ठीक है, तो ये जो पहाड़ शब्द है मतलब किसी भी चीज का बड़ा सा क्या है, एक टीला। ठीक है, फिर क्या बोला गया, इस समय इटली के एक बहुत से बड़े भाग पर जर्मनी का अधिकार होने के कारण इस धन के संचय को जर्मन भाषा में अंततः अंग्रेजी में बैंक कहा जाने लगा। ठीक है, तो देखिए पहले इसको किस नाम से जाना जाने लगा? BANCO बैंको,
उसके बाद फिर इसको एक दूसरे नाम से जाना जाने लगा जिसको बोलते हैं BANC बैंक। ठीक है, कुछ समय पहले सबसे पहले इसको इस नाम से जाना गया, फिर उसके बाद इस नाम से, और फिर तीसरे नंबर पर इस नाम से। ठीक है, तो और उसके बाद फिर जब कुछ समय और बीतता गया तो अंग्रेजी भाषा में जो है इसको क्या किया गया, अंग्रेजी भाषा में इसको बैंक नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो बैंक का अर्थ क्या हुआ कि वह स्थान जहां पर कोई व्यक्ति अपने धनराशि को जमा करने एवं अपनी धनराशि को निकालने जाता है उसे हम बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना काफी है शायद बैंक की उत्पत्ति के लिए। देखिए, सबसे पहला बैंक जो आपका था उसको मैं लिख देता हूं प्रथम बैंक। ठीक है, था आपका बैंक ऑफ वेनिस, बैंक ऑफ वेनिस। ठीक है, कब हुआ था, समय 1171 में। ठीक है, और फिर क्या बोला गया है, स्थान क्या था, स्थान था आपका इटली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका बैंक की उत्पत्ति शब्द से। ठीक है, अगर आप बैंक की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं तो आपको ये 3 टॉपिक याद होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद बैंक का विकास पढ़ते हैं हम। अब बैंक का विकास कैसे हुआ, देखिए जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो है बैंकों का विकास होता गया। ठीक है, देखिए क्या बोला है डॉक्टर श्रीवास्तव ने, बैंक सेवाओं का प्रचलन ईसा पूर्व की शताब्दी से बतलाया। ईसा पूर्व का मतलब है सन 2000 जब सन 1 स्टार्ट हुआ था, मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे भी पहले का जो मतलब बताया गया है कि बैंक जो है उससे पहले भी चलते थे। ठीक है, ये मिट्टी के टुकड़ों के रूप में मुद्रा का कार्य करते थे। यरूशलेम में भी मुद्रा बदली जाती थी। रोम के लोग बैंकिंग के कार्य से परिचित थे, लेकिन रोमन राज्य की समाप्ति पर अंधकार युग आया जिसने सब कुछ भुला दिया। मार्शल के अनुसार प्राचीन ग्रीस में मंदिर बहुमूल्य धातुओं के भंडार ग्रहों के कार्य करते थे। इन मंदिरों में मुद्रा को ऋण पर उधार दिया जाता था। देखिए मार्शल का क्या कहना है कि प्राचीन समय में एक मंदिर हुआ करता था जहां पर क्या है कि बैंकों मतलब मुद्राएं वहां खूब ढेर सारी रखी रहती थी, और किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती थी तो वो व्यक्ति जो है वहां से कुछ मुद्रा लेता था और ब्याज सहित मुद्रा वहां पर वापस करता था। तो आज की डेट में हम क्या करते हैं, आज की डेट में हम यही तो करते हैं, बैंक में जाते हैं और मुद्रा वहां से प्राप्त करते हैं और फिर उसके बाद कुछ समय बाद ब्याज सहित उसको वापस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज बताया गया है। बैंक सन 1708 में नोट निर्गमन का अधिकार सरकार के हाथ में आ गया। इस कार्य को देश का केंद्रीय बैंक करने लगा। 18वीं शताब्दी के अंत में चेक प्रणाली का अत्यधिक विकास हो गया। इसने एक वैज्ञानिक रूप ले लिया। ठीक है, फिर बोला है जब बैंकिंग कार्य मिश्रित पूंजी वाली कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनियों द्वारा किया जाने लगा तो बैंकिंग व्यापार और भी अधिक उन्नति में करने लगा। देखिए क्या है कि बताया सन 1708 में नोट निर्गमन किए जाने लगे। अच्छा आपको पता होगा कि कागज का आविष्कार सबसे पहले कहां हुआ था, तो सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में ही हुआ था। ठीक है, जो कि आज की डेट में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ऐसा कहे, देखिए कंडीशन यही सब बता रही है। ठीक है, तो उसके बाद क्या बताया गया है 1708 में ये हुआ, और उसके बाद फिर क्या कागज मतलब कागजी मुद्रा नोट निर्गमन की प्रणाली अपनाई जाने लगी। ठीक है, उसके बाद उसके कुछ समय बाद जो है वो क्या हुआ कि चेक प्रणाली आ गई। अब चेक तो आप जानते हैं आज की डेट में अगर देखा जाए तो मुख्यतः चेक कितने प्रकार के होते हैं, बताइए चेक कितने प्रकार के होते हैं। चेक होते हैं आपके 10 प्रकार के। ठीक है, ये देखिए मैं आपको ये पढ़ाऊंगा चेक कैसे कैसे कौन कौन से चेक होते हैं, कौन कौन से चेक इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से चेक आपके बोर्ड एग्जाम में आने की ज्यादा वैल्यू करते हैं। ठीक है, अब देखिए बैंक का अर्थ एवं परिभाषा। देखिए परिभाषाएं कई दी होती हैं, आपको एक परिभाषा कोई लर्न करनी है और उसी परिभाषा को उठा के वहां पर छाप देना है, क्योंकि परिभाषा जो है वो वर्ड टू वर्ड लिखी जाती है। अगर इसमें आप थोड़ी सी भी आनाकानी या मतलब थोड़ा सा भी चेंजेस करोगे तो मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग नहीं हुई है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी काफी नुकसान हुआ है यूपी बोर्ड के बच्चों को। अब देखिए क्या बोला, बैंक वह संस्था है जो मुद्रा एवं साख व्यापार
साख में व्यापार करती है वह कम ब्याज पर अपना धन जनता से जमा स्वीकार करती है और ज़्यादा ब्याज दर पर व्यापारियों को ऋण देती है। सिंपल सी बात है, आप जानते हो जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपको कितना मिलता है? 4%। कितना मिलता है? जमा राशि पर आपको कितना मिलता है? जमा राशि पर ब्याज, ठीक है, कितना मिलता है? 4%। लेकिन प्रेजेंट में क्या है, जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से इसका रेट घटाकर कितना कर दिया गया है? 3.5%। ये करंट अफेयर की न्यूज़ है, ठीक है। और जब आप लोन लेते हो तो आप कितना परसेंट आपको देना पड़ता है? 8%, 12%, ठीक है, 15%, कुछ इस टाइप से जो है आपको लोन पर ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। तो बैंक यही काम करती है। बैंक का सबसे मुख्य 2 कार्य होते हैं। बैंक के सबसे मुख्य 2 कार्य होते हैं। पहला, धन का जमा मतलब जमाएं स्वीकार करना, और दूसरा ऋण देना। अगर आपके अति लघु में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको केवल एक लाइन में इस क्वेश्चन को खत्म करना है कि सबसे पहला कार्य बैंक का क्या होता है कि धन को जमा करना मतलब जमाएं स्वीकार करना, और दूसरा कार्य क्या होता है? ऋण देना, ठीक है। तो ये चीज बताई गई है इसमें। यद्यपि विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से बैंक शब्द को परिभाषित किया है, तथापि कोई भी परिभाषा ऐसी नहीं है जो सभी दृष्टिकोणों से उचित हो। देखिए, जितने भी अर्थशास्त्रियों ने बैंक को परिभाषित किया है तो उन अर्थशास्त्रियों का क्या है, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई त्रुटि जरूर आ गई है, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ है कि उनकी परिभाषा को सर्वमान्यता नहीं दी गई है। परंतु कुछ ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिनकी परिभाषाओं को हम कुछ हद तक या लगभग सही मानते हैं, ठीक है। देखते हैं, एक परिभाषा पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें एक परिभाषा दी है प्रोफेसर किनली, प्रोफेसर हार्ट, प्रोफेसर वॉल्ट लीफ और प्रोफेसर फिंडले सिराज की। एक परिभाषा मैं पढ़ देता हूं, बाकी आपको जो सही लगेगा आप वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बोल रहा है प्रोफेसर किनले के अनुसार, बैंक वह संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को ऋण देती है जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है, जिसके पास व्यक्ति अपना फालतू धन जमा करते हैं। कहने का मतलब यह है कि बैंक उन्हीं व्यक्तियों को ऋण देती है जिनको सही में मतलब वास्तव में इसकी आवश्यकता होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और फिर एक अधिनियम आया था आपका, भारतीय बैंकिंग कंपनीज अधिनियम 1949 के अनुसार, बैंक एक ऐसी संस्था या कंपनी है जो मुद्रा को उधार देने या निवेश करने हेतु इसे जनता से जमा प्राप्त करती है तथा मांगने पर इसका भुगतान चेक या ड्राफ्ट आदि के द्वारा कर देती है। तो ये भी बात सही है। ये एक मतलब सिंपल परिभाषा है कि एक मतलब सामान्य परिभाषा इसको हम कह सकते हैं कि मतलब क्या है कि बैंक एक ऐसी परिभाषा है, बैंक एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है, व्यक्तियों के आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जो है पैसा दे देती है, मतलब उन्हीं का जमा हुआ पैसा, और अगर वो चाहे तो उनको ऋण के रूप में भी दिया जा सकता है, ठीक है। और वो जब पैसा जमा करते हैं तो उनके पैसे को वो स्वीकार भी कर लेती है, ठीक है। अब देखते हैं बैंक के आधुनिक कार्य, ठीक है। तो इसको रफ करना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। बैंक के आधुनिक कार्य में आप देख ही रहे हैं आज की डेट में बैंक का जितना भी काम है लगभग क्या हो रहा है, सारा का सारा डिजिटल होता जा रहा है। मतलब कि आप देख रहे हैं फोन पे, गूगल पे और भी आपके बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिनके थ्रू हम पेमेंट कर देते हैं और आसानी से हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती और हमारा पेमेंट भी आसानी से हो जाता है। देखिए, बैंक के आधुनिक बैंक के कार्य, आधुनिक बैंक सबसे पहले तो हम ये समझें, आधुनिक बैंक के कार्य, ठीक है। देखिए, आधुनिक बैंक के कार्यों में अगर हम समझें तो क्या कह रहा है कि बैंकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला जो इसका हो गया वो होगा आपका प्रमुख कार्य, ठीक है, प्रमुख कार्य। और दूसरा जो आपका हो जाएगा उसको हम बोलेंगे सामान्य कार्य, ठीक है। तीसरा आपका जो हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? एजेंसी संबंधी कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका क्या चीज? बैंकों के कार्य,
ठीक, अब देखिए ये कार्य क्या होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले हम ये समझ लें आधुनिक बैंक होते क्या हैं। तो प्रेजेंट टाइम में सन 1947 के बाद से बैंकों में काफ़ी विकास हुआ है। आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल सन 1935 को हुई थी, जो कि क्या है, एक अधिनियम 1934 में पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि इसकी जो है स्थापना की गई थी। उस समय इसका नाम क्या था? रिजर्व बैंक था केवल। लेकिन जब आज़ादी हुई, जब भारत आज़ाद हुआ, तब इसका नाम बदलकर क्या किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए बैंकों के बारे में मैं आपको बहुत ब्रॉड तरीके से बता सकता हूं, लेकिन अभी आपको उतना ही पढ़ना है जितनी आपके सिलेबस में है, ठीक है। और इस बार आप जानते हैं कि जो लॉकडाउन की वजह से, जो इतना समस्या की वजह से शायद आपका सिलेबस भी कुछ कम कर दिया जाए, इसीलिए मैं और सब्जेक्ट्स के वीडियोस इतने ज़्यादा अपलोड नहीं कर रहा हूं। फिर भी जो है एवरीडे मैं एक वीडियो अपलोड ज़रूर कर देता हूं, जिससे क्या होता है कि आपको ये ज़रूर लगे कि ये इस चैनल में एक्टिवनेस है, ठीक है। और मैं एक्टिव रहूँगा जब तक जो है मुझे ऐसा नहीं लगने लगेगा कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसको 100% सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए डिस्कस करते हैं इसको। प्रमुख कार्य में क्या किया जाए? प्रमुख कार्य के भी 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब वही 2 कार्य आपके कौन से हो जाएंगे? प्रमुख कार्य जो हैं उसके 2 पार्ट होते हैं आपके। एक पार्ट आपका हो जाएगा जमा राशि स्वीकार करना। क्या करना? जमा राशि स्वीकार करना, ठीक है, स्वीकार करना। तो एक कार्य ये हो गया। और दूसरा कार्य क्या है? ऋण प्रदान करना। ऋण प्रदान करना, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको ये दोनों प्रमुख कार्य तो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया कि क्या है। जो बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? जमा राशि क्या है? स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। अब देखिए थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। जमा राशि स्वीकार करने का अर्थ क्या होता है? देखिए आधुनिक बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य जनता से जमा के लिए धन प्राप्त करना है। बचत करने वालों को यह सुविधा प्राप्त होती है, वे अपने संचित धन को सुरक्षा के लिए बैंक में जमा करते हैं। यदि आवश्यकता पड़ती है तब उस धनराशि को बैंक से वो निकाल भी लेते हैं, ठीक है। जमाकर्ताओं को उनकी जमा धनराशि पर ब्याज भी दिया जाता है, जिससे बचत को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कई प्रकार के खाते भी होते हैं आपके, ठीक है, कि आप जो बैंक में पैसा जमा करते हो वो कितने प्रकार से जमा करते हो। देखिए आपका एक सेविंग अकाउंट होता है जिसको हम बचत खाता जानते हैं और जो सभी व्यक्ति उसको खुलवा सकते हैं, ठीक है। एक भारतीय निवासी 18 साल का हो और तो वो नॉर्मल अकाउंट जो है सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है, ठीक, ये चीज़ है। फिर आपका हो जाएगा एक चालू खाता। चालू खाता किसको खुलवाया जा सकता है? देखिए चालू खाता ये शब्द ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बैंकिंग सब्जेक्ट में। क्यों? क्योंकि चालू खाता जो है वो केवल व्यापारियों द्वारा ही खोला जाता है, सामान्य व्यक्ति इस खाते को नहीं खुलवा सकता है। क्यों? इसका भी एक प्रश्न बनता है क्यों? क्योंकि चालू खाता पर हमें अधिविकर्ष की सुविधा प्राप्त होती है। अधिविकर्ष क्या होता है? अधिविकर्ष वह सुविधा है जिसमें आपकी जमा धनराशि से अधिक राशि को निकालने की अनुमति दी जाती है, ठीक है। उसे हम अधिविकर्ष सुविधा भी कहते हैं, ड्राफ्ट सर्विस भी कहते हैं इसको। मतलब कि अगर आपका करंट अकाउंट है तो आपके अकाउंट में अगर 10,000 रुपये है तो आपने अगर 15,000 का चेक काट दिया तो आपका चेक बाउंस नहीं होगा, ठीक है। 15,000 रुपये बैंक अपने पास से पे कर देगी और क्या होगा कि बाद में जैसे ही आप पैसा जमा करोगे विद इंटरेस्ट वो पैसा जो है बैंक आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेगी, ठीक है। तो ये समझते हैं चालू खाता। इस प्रकार के खाते में ग्राहक या जमाकर्ता दिन में कई बार रुपया जमा कर सकते हैं तथा निकाल सकते हैं। इन खातों पर प्रायः बैंक ब्याज नहीं देती है, बल्कि शुल्क के रूप में बैंक द्वारा कुछ पैसा काट भी लिया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं बचत खाता। बचत बैंक खाता ऐसे खाते मध्यम वर्ग तथा कम आय वाले व्यक्तियों को सुविधा के लिए होते हैं। रुपया सप्ताह में कितनी बार भी जमा किया जा सकता है, परंतु उसे निकालने का अधिकार जो है वो सीमित रहता है। तभी तो आप सेविंग अकाउंट से जब आप 2-3 बार एटीएम से पैसा निकाल लेते हो तो 1000 रुपीज़ पर, मतलब 1000 रुपये पर आपका 20 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस कट जाते हैं। मतलब आप पैसा जमा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप पैसा जमा करते करते जब आप पैसा निकालोगे तो क्या है कि उसकी एक लिमिट होती है, 1 महीने में आप 5 बार
अपने जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक से निकाल सकते हो, मतलब उसी बैंक के एटीएम से निकाल सकते हो। 3 बार आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप दूसरा बैंक यूज करते हो लिमिट से ज्यादा तो आपके चार्जेस कटना स्टार्ट। तो ये आपका हुआ बचत खाता, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे मुद्दती या सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता क्या होता है? देखिए, ऐसे खाते में रुपया एक निश्चित समय 1, 2, 3, 4 या 5 वर्ष के लिए जमा किया जाता है और इस खाते पर इस खातों की जमाओं पर दी जाने वाली धनराशि मतलब ब्याज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जब हम पैसा जमा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें पैसा जो है वो मतलब जितना भी राशि हम जमा करते हैं सबसे ज़्यादा हमें उस पर ब्याज मिलता है, ठीक है। मतलब उस धनराशि पर, उस खाते पर हमें सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा बैंक द्वारा सबसे ज़्यादा ब्याज किस खाते पर दिया जाता है? तो सबसे ज़्यादा बैंक द्वारा सावधि या मुद्दती जमा खाते पर ब्याज दिया जाता है। यह आपके अति लघु में बोर्ड में आया हुआ एक प्रश्न है, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं अन्य खाते। अन्य कई प्रकार के खाते होते हैं आपके, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये भी एक टाइप के अकाउंट ही होते हैं, बशर्ते क्या है कि इनका जो परफॉर्मा वो अलग रहता है और इनका हिसाब किताब अलग रहता है, ठीक है। वर्तमान में जमाकर्ताओं से जमाएं अग्रलित नए प्रकार के खातों में भी स्वीकार की जाने लगी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अनिश्चित काल जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, प्रतिदिन जमा खाता, मासिक ब्याज जमा योजनाएं, आवश्यक बचत योजनाएं, वार्षिक या निवृत्ति योजनाएं, कृषक जमाएं योजनाएं, बीमा लाभ से जुड़े हुए बैंक के खाते। अब देखिए क्या है कि आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना मैं आपको बता दे रहा हूँ अगर आप इसी के नोट्स बना लेंगे तो सफिशियंट है, क्योंकि जितना मैं पढ़ रहा हूँ ये तो पूरा बुक का पढ़ रहा हूँ मैं, और फिर उसके बाद मैं आपको ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि आप पूरा वर्ड टू वर्ड लर्न कर नहीं सकते, इतना तो आप पढ़ते तो फिर आप मैथमेटिक्स में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है ऋण प्रदान करना। बैंकों का जो एक मुख्य कार्य में भी आ जाता है आपका क्या है, ऋण प्रदान करना। तो बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ऋण प्रदान करना। ऋण प्रायः उत्पादक साधनों के लिए ही दिए जाते हैं, परंतु कभी कभी अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी ऋण दिए जाते हैं। इस पर वसूल की जाने वाली ब्याज दर उससे अधिक होती है जो बैंक में जमा करने वालों को देता है। देखिए आपको पता होगा जो ऋण दिया जाता है, लोन दिया जाता है, उसकी कंडीशन होती है। क्या क्या कंडीशन होती है? पहला एजुकेशन लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, है ना। इस टाइप के अलग अलग कैटेगराइज्ड आपके बिजनेस हैं और इस टाइप से अलग अलग जो है बैंक द्वारा हमें लोन भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया साधारण लोन की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत उचित जमानत मिलने पर ऋण प्रदान किया जाता है। मतलब कि बैंक सबसे पहले क्या करती है, जब आप बैंक जाते हो लोन लेने के लिए तो बैंक क्या कहती है, बैंक कहती है कि भैया सबसे पहले जो है आप हमें ये बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो आप बताते हो मुझे बिजनेस करना है, तो कहती है कि कितना रुपए चाहिए, तो आपको चाहिए 5 लाख रुपए। 5 लाख के अपोजिट में आप कितने रुपए की संपत्ति अगेंस्ट में एज अ मॉर्गेज मतलब कि गिरवी तौर पर रख रहे हैं, इसके विषय में भी क्या है बैंक आपसे पूछती है, ठीक है। तो ये साधारण ऋण हो गया आपका। साधारण ऋण में मैंने क्या बताया कि बैंक जो है जितना पैसा लेती है, जितना पैसा देती है आपको, उतने रुपए का ही धनराशि की संपत्ति का कुछ पैसा जो है आपका जमा करा लेती है वो, ठीक है। तो ये चीज़ है। नगद साख की बात करें, ऋण मांगने वाले व्यक्ति को उनके व्यवसायिक माल या जमानत पर ऋण दिया जाता है। जिन गोदामों में माल रखा जाता है उनमें बैंक अपना ताला लगा देती है। जैसे जैसे ऋण का भुगतान होता जाता है वैसे वैसे बैंक माल छोड़ता जाता है। तो कहने का मतलब है कि व्यापारिक लोगों के लिए भी ऋण की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसमें क्या बताया गया है कि बैंक जो है उनको ऋण दे देती है और एक गोदाम के हिसाब से ऋण देती है। मतलब कि उनके गोदाम में कितना पैसा या मतलब कितना माल जमा है तो बैंक क्या करती है, उस गोदाम में लगा देती है अपना ताला, और फिर बैंक जो है धीरे धीरे सामान जितनी आवश्यकता पड़ती जाती है व्यापारी उतना सामान लेता जाता है और व्यापारी पैसा देता जाता है, तो बैंक जो है उस सामान को धीरे धीरे छोड़ती जाती है, ठीक है। ये सुविधा आज के समय में इतना प्रचलित नहीं है। विनिमय विपत्रों को बुनाना, तो आपको 11th में आपने पढ़ा होगा, 11th की क्लास में अभी पढ़ाऊंगा बिल ऑफ एक्सचेंज। तो विनिमय विपत्र क्या होते हैं, इसका एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं अलग से आपको डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ। आधुनिक बैंक हुंडियों
व्यापारिक विपत्रों व व्यापारिक पत्रों को बट्टे पर भुनाकर भी व्यापारियों को प्रदान करते हैं। ठीक है, बैंक बट्टे की रकम काट कर शेष रकम व्यापारी को जमा खाते में जमा कर देते हैं। अवधि समाप्त होने के बाद उसका पेमेंट हो जाता है। तो ये होता क्या है, देखिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर बिल लिखता है और समय अवधि के अंदर भुगतान होने से पहले या उसकी मैच्योरिटी पर जब वो परिपक्व हो जाए तब क्या करते हैं वो कि उसको जाके भुना लेते हैं। अब भुनाते हैं तो कुछ बैंक व्यय भी लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हम आपको बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब विनिमय विपत्र वाले पार्ट में चैप्टर में आपको बताएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक आपका टॉपिक ये है बैंक अधिविकर्ष। बैंक अपने सम्मानित एवं विश्वसनीय खातेदारों को उनके जमा की गई, देखिए एक यही सर्विस है जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में सिविल स्कोर कहते हैं। अगर आपने लोन लिया है, सही समय पे उसकी किस्त चुकाई है और बैंक में आपके ट्रांजैक्शंस भी अच्छे होते आए हैं तो आपको लोन लेने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। कैसे? अगर आपके बैंक में 3-4 लाख रुपए पर ईयर जो है मतलब पर मंथ जो है ट्रांसफर इधर उधर होते रहते हैं, आपने जो लोन लिया है उस लोन का भुगतान आप करते रहते हो, ईएमआई हो गया आपका, इंस्टॉलमेंट्स हो गई आपकी। ठीक है, तो उनका सबका समय समय पर आप जब भुगतान करते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका सिविल स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और जिसके द्वारा क्या है कि बैंक जो है आपके रिकॉर्ड को अच्छा मानकर आपको अधिविकर्ष की भी सुविधा प्रदान करती है। इससे होता क्या है कि अगर आपके खाते में ज़्यादा पैसे नहीं हैं फिर भी बैंक जो है आपको उससे अधिक राशि में पैसा निकालने की अनुमति देती भी है। सामान्य कार्य जो है वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है ये वीडियो और आप बोर भी हो जाएंगे। इसका सेकंड पार्ट, एक पार्ट और बचा है आपका और शायद अभी इसके 2 पार्ट होंगे क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है और ज़्यादा लंबा लेक्चर हम नहीं लेके जाएंगे इसका। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम अभी जो है सामान्य कार्य में आपको अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा और इस वीडियो को आप बहुत आसानी से देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको नोट बना सकते हैं इसके। आई होप कि मैं जितना बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं इसी के सेकंड लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।